दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके साथ कोई भी केस होता है, आप परेशानी में हैं पर अपनी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जाकर डिटेल में मेंशन करना नहीं चाहते, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक है। लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर कि सिर्फ आपको अपना नाम, अपना नंबर, किस स्टेट से आप हैं, अपनी मेल आईडी मेंशन करनी है और जो नीचे बॉक्स डला है बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें क्या आपका केस है या फिर क्या सलाह आप हमसे चाहते हैं या क्या जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं। आप उसमें मेंशन कर देंगे तो हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। जो भी आपने हमसे सवाल पूछे हैं या जो भी आपकी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। दोस्तों हमने जो पिछली अपनी वीडियोस बनाई है चेक बाउंसिंग के ऊपर, चेक बाउंसिंग केस कैसे चलता है, कैसे आसानी से अपने पैसे को आप रिकवर करा पाएंगे या किस तरह से अगर आपके ऊपर कोई केस डाला गया है या कैसे आप बचेंगे उस पैसे की अदायगी से, मतलब कि कैसे आप बच पाएंगे उससे कि आपको पैसा ना देना पड़े अगर आपके ऊपर कोई केस डल गया है तो। पर हमसे लगातार बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने, व्यूअर्स ने हमसे जो सवाल पूछा है कि क्या चेक बाउंस केस में जेल जाना पड़ सकता है, क्या लोग जेल जाते हैं, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में कि चेक बाउंसिंग के केस में क्या आपको जेल भी हो सकती है। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों हालांकि हमने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आपको लीगल अवेयर बनाने की हमने कोशिश की है। हम चाहते हैं कि आप कानूनी जानकार बने और प्रैक्टिकली क्या चलता है कोर्ट में, किस तरह से प्रैक्टिकली हमारे देश का कानून या एक्ट्स किस तरह चलते हैं उसके बारे में आप जान पाएं। दोस्तों क्या होता है चेक बाउंसिंग केस? सबसे पहले आप ये समझिए द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 ये एक एक्ट है जो बताता है हमें कि अगर चेक बाउंस हो जाए तो चेक बाउंसिंग का केस किस तरह से डाला जाएगा या फिर किस तरह से जो चेक में पैसा जो मेंशन है उसकी किस तरह से रिकवरी कराई जाएगी। उन सब की जो एक रूल बुक है, हम नॉर्मल शब्दों में कहें उनकी जो रूल बुक है उसी को बोलते हैं द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ये है वो रूल बुक, ये है वो बेयर एक्ट, यही है वो कानूनी किताब जिसके अंदर सब लिखा हुआ है किस तरह से ये चेक बाउंसिंग का केस चलेगा, किसी पर जो चलाया जाएगा। अब दोस्तों होता क्या है इस केस में, मान लीजिए कि आपके ऊपर केस हुआ, आपके ऊपर केस हुआ, हालांकि वो पैसा आपको देना नहीं था, लीगल लायबिलिटी आपकी नहीं थी, मतलब कि वो लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था, मतलब पैसा नहीं देना था, बट फिर भी आप केस हारे, केस आप हार जाते हो। उसके बाद क्या आपको जेल जाना पड़ेगा? बिल्कुल आपको जेल जाना पड़ेगा। जज साहब जो आपको ऑर्डर देंगे, जो वहां पर जो ऑर्डर सुनाया जाएगा इस एक्ट में, जो ये एक्ट कहता है, इस एक्ट के अनुसार अगर आपके ऊपर ये अपराध सिद्ध होता है कि ऐसा आपने किया है तो उसके अंदर 2 साल तक की सजा और जो पैसा जितने का अमाउंट था, मान लीजिए 2 लाख का था तो 4 लाख तक आपको देना पड़ सकता है। पर जब ये प्रूव हो जाए कि हाँ आपने वो अपराध किया है, हालांकि आप इसके ऊपर भी कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं अपनी, पर मैं आपको बताऊं अपील में ज्यादा बेनिफिट्स मिलते नहीं हैं। और आप शुरू से ही अगर अपने केस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें तो मेरा मानना है आप किसी भी केस को नहीं हारेंगे। शुरू में ही जब हमारे पास कोई समन आता है या शुरू में ही, समन से पहले आप समझिए, शुरू में ही जब आपके पास एक नोटिस आया आप उस नोटिस का रिप्लाई करते नहीं है, नोटिस का आपने रिप्लाई नहीं किया, उसके बाद जब आपके पास पूरे केस के जो पिटीशन आपके पास आई है वो भी आप देखकर उसका रिप्लाई ठीक से नहीं करते हैं, कोर्ट में पहुंच जाते हैं और जो पहली तारीख पर जब जज साहब आपसे पूछते हैं सारी बातें, चेक आपने इशू किया, साइन आपने किया, क्या लीगल लायबिलिटी थी, वहां पर आपका सही जो तर्क होता है वो नहीं होता है या आपके वकील साहब आपको ट्रेन करते नहीं हैं, आप जाकर बोल देते हैं, उसी के आधार पर केस चलता है। और वहां पर जो एक प्रावधान है 145(2) का क्रॉस करने के लिए, सामने वाले से सवाल जवाब करने के लिए कि मुझे अगर आपको पैसा देना है तो क्यों देना है, कैसे देना है वो पैसा, उसको हम तोड़ नहीं पाते हैं। अगर आप इन चीजों को अच्छे से तोड़ दें, जो एप्लीकेशन आपने क्रॉस के लिए लगाई है वो टाइम से लगाई हो, साथ में ही उन्होंने जो 20% की शुरू में ही पैसे रिकवरी के लिए एप्लीकेशन लगाई हो, इन सब को ही अगर आप बहुत ही अच्छे से डिफेंड करते आ रहे हैं, केस 2 तरह से लड़े जाते हैं, या डिफेंसिव मोड या अटैकिंग मोड। अब डिपेंड करता है आप उस केस को किस तरह से लड़ रहे हो और साथ में ही आपके वकील साहब आपको कितने अच्छे से गाइड कर रहे हैं, कितने अच्छे से आपकी बात को रख पा रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं ऐसे केसेस में दोस्तों ये तो एक केस है, ऐसे केसेस में 3 केस एक साथ डल जाते हैं। पहला होता है ऑर्डर 37
जो डलता है, जिसके अंदर की बहुत जल्द से जल्द वो केस खत्म करना पड़ता है। केस खत्म भी होता है और कई बार ऑर्डर में आंसर आ जाता है कि आप इतना पैसा जल्द से जल्द चुकाएं जिन्होंने केस डाला है, क्योंकि उसमें कोर्ट फीस भी अच्छी खासी कोर्ट को देनी होती है। दूसरा डलता है 138 जो एनआई एक्ट के तहत डलता है, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तीसरा डलता है अगर अच्छे से तैयारी कर ले इस केस के ऊपर, जो केस आपके ऊपर डाल रहा है, तो मैं आपको बता दूं इसमें चीटिंग जो कि 420 आईपीसी बोलती है, साथ में ही 406 आईपीसी, इन दोनों के तहत भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। एफआईआर लॉन्च हो सकती है आपके ऊपर। अगर पुलिस स्टेशन में नहीं भी होती है तो लोग 156(3) का सहारा ले सकते हैं। इसमें आपके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं, जेल जा सकते हो। ये क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके अंदर की आसानी से आपको निकलने के रास्ते आपको नहीं मिलेंगे। पर मैं तो यही बोलूंगा, जब आप केस चल रहा है, बीच में ही अगर आपको लगता है केस आप हार सकते हैं और आपको सच में ही पैसा देना है, तो वहां सेटलमेंट कर लें और केस को विड्रॉ करवा लें। वो आसान होगा केस को बहुत लंबा खींचने के लिए, क्योंकि जब केस चलता है दो तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ जरूर होती हैं। एक तो मेंटल पीस आपका छिन जाता है, मतलब परेशान रहना आप शुरू कर देते हैं, और दूसरा फाइनेंशियल लॉस, जो आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, मतलब जो वकील साहब को बार बार आपको फीस देनी पड़ती है, दोनों तरह के लॉस आपके साथ जरूर होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको बताया चेक बाउंसिंग के बारे में, सजा के बारे में जो मैंने आपको बताया है, आपको समझ आया होगा। अच्छा लगा हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानून जानकार बना सके। अच्छा लगा हमारे वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।